हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगा, उसके बाद एग्ज़ाम पेपर की लैंग्वेज आप लोग किस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा और सैलरी क्या है, उसके बाद प्रमोशन कैसे होगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मतलब आरपीएफ कांस्टेबल बनने से लेकर बनने के बाद तक आप लोगों की सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी होगी, इसके लिए आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में आप लोगों को सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो पहले मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो आप लोग 10th पास, अगर मेट्रिकुलेशन आप लोगों ने अगर पास की है तो इस जॉब के लिए आप लोग एलिजिबल है, इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 12 पास भी है तो आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 25 ईयर्स तक आप लोग जनरल है तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। और एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 ईयर, 3 ईयर्स और SC/ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले आप लोगों को रिटेन एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। रिटेन एग्जामिनेशन में बोलो तो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद आप लोगों ने अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में बुलाया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल कट ऑफ के आधार पर। और उसके बाद आप लोगों की सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा इसकी, आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा तो आप लोग 15 लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, असमीज एंड मणिपुरी। तो इन सभी लैंग्वेज में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं बता देता हूँ। जो CBT है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स की क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। मतलब एक एक नंबर की आप लोगों की क्वेश्चन रहेगा और टोटल आप लोगों की 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर की टोटल। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा सिलेबस की, तो एग्ज़ाम सिलेबस ये रहेगा कि 35 नंबर जो आएगा, 35 नंबर क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएगा और 35 क्वेश्चन अरिथमेटिक एंड 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएगा। और उसके बाद हम टाइम के बारे में बात करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम रहेगा 1.5 घंटे, 90 मिनट्स आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग अगर आप लोगों ने 3 सवाल की जवाब गलत किया तो आप लोगों की 1 मार्क काटा जाएगा। मतलब आप लोगों की 1/3 मार्क्स यहाँ पर काटा जाएगा। अगर आप लोगों ने 3 सवाल की जवाब गलत किया तो आप लोगों की 1 मार्क यहाँ पर कट जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं ठीक से। जनरल अवेयरनेस के में जो आएगा वो रहेगा आप लोगों की इंडियन हिस्टोरी से क्वेश्चन आएगा, आर्ट एंड कल्चर से आएगा, जियोग्राफी से आएगा और इकोनॉमिक्स से आएगा, जनरल पॉलिटी से आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, स्पोर्ट्स और जनरल अवेयरनेस के ये सब क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद अरिथमेटिक से जो क्वेश्चन आएगा वो ये रहेगा, क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड fractions and relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentages, ratio and
proportion, averages, interest, profit and loss, discount, use of table and graphs, mensuration, time and distances, ratio and proportion. ये सभी अरिथमेटिक से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऑन एनालिसिस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन एंड स्पेशियल ऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discriminating observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, variable figure classification, arithmetical number series, non-variable series, coding and decoding, statement conclusion and syllogistic reasoning से आप लोगों की क्वेश्चन आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। और उसके बाद आज हम फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम पीईटी कहते हैं, वो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर्स की रन होगा और रनिंग आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए, और चांस एक ही चांस दिया जाएगा। और उसके बाद 800 मीटर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स और टाइम दिया जाएगा आप लोगों की 3 मिनट्स 40 सेकेंड और चांस भी एक ही रहेगा। उसके बाद हाई जंप मेल के लिए 4 फीट दिया जाएगा और फीमेल के लिए 3 फीट दिया जाएगा और चांस यहाँ पर 2 चांस आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप हम लोगों की 14 फीट होगा, 14 फीट होगा। उसके बाद 9 फीट फीमेल के होगा और मेल के 14 फीट और 9 फीट फीमेल के लिए। और चांसेस यहाँ पर भी 2 चांसेस आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने 2 बार में ये क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को फिर से चांस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं पीएसटी। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो कैटेगरी के हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भाग किया गया है। यूआर और ओबीसी मतलब जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर्स। और चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर्स के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद SC ST के बारे में हम बात करेंगे तो SC ST के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों की हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर्स हाइट होना ज़रूरी है। और उसके बाद चेस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो 6.2 से लेकर 81.2 तक आप लोगों की चेस्ट होना चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। फीमेल के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे अगर आप लोग हिल एरिया से है तो आप लोगों की जो हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर एंड हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगा। और चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर्स के बीच होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो पे स्केल आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल में पे स्केल रहेगा 5200 से लेकर 21,700 तक और ग्रेड पे आज 2000 रहेगा। और हम इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल को एक सिटीज में सैलरी मिलते हैं। आप लोगों की प्राइमरी सैलरी 21,700 होगा। और उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस एक सिटीज में 24% जो बेसिक पे में से होगा, मतलब 21,700 में से आप लोगों की 24% हम अगर निकालेंगे तो आप लोगों की 5,208 रुपीज़ आएगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 868 रुपीज़ एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 रुपीज़। और उसके बाद ग्रेड पे 2,000 रुपीज़, मतलब टोटल इन एंसनली आप लोगों को अप्रोक्स 33,376 रुपीज़ आप लोगों को हर महीने मिलता रहेगा। उसके बाद हम प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो प्रमोशन आप लोगों की कांस्टेबल से, अगर कांस्टेबल में आप लोग 8 से 10 वर्ष तक आप लोगों ने अगर नौकरी किएगा तो आप लोगों की कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाएंगे 8 से 10 साल में। उसके बाद
14 से 18 साल में आप लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब ASI बन जाएंगे। उसके बाद 23 से 24 ईयर्स में आप लोग सब इंस्पेक्टर मतलब ASI बन जाएंगे। और उसके बाद इंस्पेक्टर बनना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने टाइम से पहले आप लोगों ने इस कम उम्र में ही आप लोगों ने अगर ज्वाइनिंग की थी तो आप लोगों को इंस्पेक्टर में पदोन्नति मिल जाएगी। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यही था आज वीडियो में। मैंने आप लोगों को सभी डिटेल्स में बता दिया कि RPF कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं, सैलरी क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए। तो थैंक यू, गुड बाय।